हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड है जो कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में। अब अगर कंपाउंड के बारे में बात करें तो कंपाउंड एग्जैक्टली क्या हो गया, एटम्स हो गए, एटम्स के बाद मॉलिक्यूल बनते हैं और मॉलिक्यूल मिलके एक कंपाउंड बनाता है। अब हम लोगों को पता है जैसे कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम है जिसमें बहुत कम पीक्स होती हैं, उसके कंपैरिजन में जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है एक लार्ज नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स देता है जिससे कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। अगर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो क्वांटाइज्ड रहती है और उनकी वजह से अलग अलग जो बैंड्स रहते हैं किसी एक मॉलिक्यूल्स में, तो वो बैंड्स जो है किसी भी एक मॉलिक्यूल में वो या तो स्ट्रेच होते हैं या बेंड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या तो उनकी स्ट्रेचिंग होती है या बेंडिंग हो जाती है। अब अगर सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन के बारे में बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जो है किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट का वो 2.5 माइक्रोन से 1.5 माइक्रोन्स होता है, जिसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो है हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं किसी भी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में और एक रमन स्पेक्ट्रम में। अब रमन स्पेक्ट्रम जो है वो हम आगे देखेंगे। ऑर्डिनरी इंफ्रारेड रीजन जो है वो 2.5 माइक्रोन्स टू 15 माइक्रोन तक वैरी करता है। ये हमारी जो वेवलेंथ है ये 1.5 2.5 ये हमारी टोटल वेवलेंथ आ गई। और ये जो रीजन है 0.8 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन जो है उसको हम लोग नियर इंफ्रारेड रीजन बोलते हैं और 15 माइक्रोन से 200 माइक्रोन जो है उसको फार इंफ्रारेड रीजन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग ये फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इंफ्रारेड रीजन ये 2.5 से 1.5 के बीच में, दैट मीन्स 4000 से 667 पर सेंटीमीटर वेव नंबर पे ये हो गया हमारा इंफ्रारेड रीजन। 0.8 से लेके 2.5 के बीच में नियर इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड रीजन जो है वो यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ 15 to 200 माइक्रोन तक वेरी करता है। ओके तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट है वो 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन्स होता है, ये इंपॉर्टेंट रीजन होता है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो हम लोग वेवलेंथ लैम्डा या वेव नंबर न्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा जो है किसी भी कंपाउंड का वो परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेव नंबर मतलब क्या होता है कि इट इज़ 1 वेवलेंथ इन सेंटीमीटर्स, तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ये हो गया कि इट इज़ द वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 वेवलेंथ इन सेंटीमीटर्स। और हम यहाँ पर देखें कि ये जो है ऊपर वेवलेंथ दी हुई है हमको और नीचे वेवलेंथ या वेव नंबर दोनों में रिस्पेक्टिव रिलेशन आ जाता है हमारे पास। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो वेवलेंथ लेमडा जो है वो 2.5 माइक्रोन है, दैट मीन्स 2.5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, तो वेव नंबर क्या होगा 1 वेवलेंथ, तो दैट मीन्स 1/2.5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। और अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो वो आ जाता है 4000 पर सेंटीमीटर। यहाँ पर इट विल बी 4000 पर सेंटीमीटर। तो वेव नंबर जो है अगर 2.5 माइक्रोन्स है तो उसका 4000 पर सेंटीमीटर वेवलेंथ आ गया। तो जो वेवलेंथ 15 माइक्रोन्स है वो वेव नंबर इक्वल टू 667 पर सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वेव नंबर के फॉर्म में देखें तो ऑर्डिनरी इंफ्रारेड रीजन जो है वो 4000 से, ऑर्डिनरी इंफ्रारेड रीजन वो कहाँ से कहाँ तक आता है, इट रेंज फ्रॉम 4000 टू 667 पर सेंटीमीटर। और ये जो बैंड है हमारा इंफ्रारेड बैंड जो होता है या जो एब्जॉर्प्शन होता है इसमें जो हमको पीक्स मिलती है उसकी जो बैंड इंटेंसिटी है वो इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिटेंस रिप्रेजेंट करते हैं। एब्जॉर्प्शन दैट मीन्स ये जो वाइब्रेशन हो रहा है इन वाइब्रेशन में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है
उसको हम लोग इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए जो है वो एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 अपॉन ट्रांसमिटेंस होता है। ये जो टेक्निक है वो हम दो अलग अलग कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में लाते हैं या स्ट्रक्चर ऑफ न्यू कंपाउंड डिटरमाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक जो बॉन्ड जो रहता है, हर एक बॉन्ड में अलग अलग वेरिएशन रहता है, बेंडिंग स्ट्रेचिंग रहती है और उनके अकॉर्डिंग अलग अलग एब्जॉर्प्शन होता है। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि या तो कोई भी बॉन्ड है या कोई भी कंपाउंड है उसमें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाता है। अगर स्ट्रक्चर रिवील करना है किसी भी न्यू कंपाउंड का, तो ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्वाइट यूजफुल हो जाता है प्रेडिक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स का, जो कि एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करती है। मैंने बोला फ्रीक्वेंसी, मैंने एनर्जी की बात की थी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो दोनों में से कोई भी चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है किसी भी कंपाउंड में, वो 3600 से 3200 पर सेंटीमीटर रेंज की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है। कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कीटोन जो है वो स्ट्रॉन्ग बैंड देता है 1710 पर सेंटीमीटर पर। और अगर मान लो जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पोजीशन है वो शिफ्ट होती है अपनी जगह से, तो अगर शिफ्टिंग हो रही है तो ये प्रिडिक्ट करता है कि प्रिडिक्टिंग द फैक्टर्स कि जिसकी वजह से क्या है शिफ्ट हुआ। कुछ फैक्टर्स जो हैं जो कि शिफ्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन बैंड को फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर, वो इंडक्टिव है, इंडक्टिव इफेक्ट है, कॉन्जुगेशन हो गए, एंगल ऑफ स्ट्रेन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें क्या है, शिफ्टिंग ऑफ बैंड करती हैं। तो बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल टेक्निक है जिससे कि कोई भी कंपाउंड है उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या होता है। अब हमने देखा कि ऑलरेडी अभी देखा कि इसको हम लोग या तो एब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिशन के फॉर्म में दिखाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उससे किसी भी मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन होता है फ्रॉम लोअर टू हायर वाइब्रेशन लेवल। अब मैंने बोला कि ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मान लो कोई सॉलिड है, सॉलिड में मॉलिक्यूल जो है अपनी जगह पे फिक्स रहता है, बट फिक्स होने के बावजूद वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। अब वाइब्रेशन है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन वाला जो मॉलिक्यूल है वो कुछ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा। जब वो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा तो उसका एनर्जी इंक्रीज होगी, तो वो हायर एनर्जी लेवल पे या हायर वाइब्रेशन लेवल पे उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, तो वाइब्रेशन भी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो हमको पता है कि हर एक वाइब्रेशन लेवल जो है वो एक क्लोजली स्पेस्ड लेवल से रिलेटेड है। तो बोल सकते हैं जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा जो है उसको हम लोग वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और जो बॉन्ड्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, वो दे आर नॉट कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग इंफ्रारेड एनर्जी। सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स जो होते हैं जिनमें कि चेंज आता है डायपोल मोमेंट में, वही एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रीजन में। तो ये जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है जिनके बाद चेंज आता है इन डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, इनको हम लोग इंफ्रारेड एक्टिव ट्रांजिशंस बोलते हैं। तो ये क्या है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द इंफ्रारेड रीजन। इसी वजह से इंफ्रारेड रीजन में एब्जॉर्प्शन होता है, प्लस साथ में हमको ट्रांजिशन मिलता है और वाइब्रेशन या रोटेशनल मोशन मिलता है। और ये भी बोल सकते हैं जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है विच आर नॉट accompanied बाय चेंज इन डायपोल मोमेंट, जहाँ डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं होता है मॉलिक्यूल का, दीज आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, इसलिए उनको हम लोग इंफ्रारेड इनएक्टिव बोलते हैं। जैसे कि वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑफ C डबल बॉन्ड O, NH या OH, इन बैंड्स में चेंज होता है डायपोल मोमेंट में, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रीजन में। जहाँ डायपोल मोमेंट में चेंज होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को,
बट ट्रांजिशन इन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन सिमेट्रिकल अल्कीन्स एंड अल्काइंस, इनमें चेंज इन डायपोल मोमेंट नहीं होता है, हेंस दे डू नॉट एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, बेसिक सा डिफरेंस हो गया, जहाँ डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं होता है वो इंफ्रारेड रीजन में एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा, जैसे कि सी डबल बॉन्ड हो, NH हो गया, OH हो गया। और जहाँ डायपोल मोमेंट में एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हो गया इन सिमेट्रिकल अल्कीन्स या अल्काइंस, वहाँ क्या होता है कि बाय द चेंज इन डायपोल मोमेंट और डू नॉट एब्जॉर्ब इन इंफ्रारेड रीजन, और एब्जॉर्प्शन होता है जहाँ डायपोल मोमेंट में चेंज होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है कि जो एब्जॉर्प्शन इन इंफ्रारेड रीजन जो है वो क्वांटाइज्ड है, कि एक पर्टिकुलर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी ही एब्जॉर्ब होगी। तो एक मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो एक नंबर शो करेगा, नंबर ऑफ पीक शो करेगा इन द इंफ्रारेड रीजन। क्या नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की बात करते हैं हम लोग। पहले जो था वो थ्योरी पढ़ ली कि किस वजह से वाइब्रेशन होता है और हमको पीक्स या बैंड्स मिलते हैं। अब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्यों हुए, अब इंफ्रारेड रीजन में एब्जॉर्प्शन हुआ, वो चेंजेस इन द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल हुआ। जब रेडिएशन विद फ्रीक्वेंसी लेस देन 100 पर सेंटीमीटर आती है या एब्जॉर्ब होती है, तो मॉलिक्यूलर रोटेशन होता है सब्सटेंस में, और ये जो एब्जॉर्प्शन है ऑब्वियसली क्वांटाइज्ड है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ही एब्जॉर्ब होती है, तो हमको डिस्क्रीट लाइंस मिलती है स्पेक्ट्रम में ड्यू टू मॉलिक्यूलर रोटेशन। 100 सेंटीमीटर से कम है तो मॉलिक्यूलर रोटेशन होती है, और मॉलिक्यूलर रोटेशन जो है उसमें हमको डिस्क्रीट लाइंस मिलती है। अब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन अगर होती है जब ज़्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन आता है इन द रीजन 10⁻⁴ टू 10⁻² पर सेंटीमीटर, 100 तक आ गई, 100 से 10,000, वो क्या होती है, सैंपल से अगर पास करें तो वहाँ पर क्या आता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो जो एब्जॉर्प्शन जो है कॉजिंग द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन वो भी क्वांटाइज्ड रहता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही हो गया, 100 से कम मॉलिक्यूलर रोटेशन, 100 से ज़्यादा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज बोथ आर क्वांटाइज्ड। अब बोल सकते हैं सिंगल वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज जो है उसमें लार्ज नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी चेंज होता है। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड की तरह हमको दिखता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जो है वो चेंजेस लेके आती है वाइब्रेशनल एनर्जी में, और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। कि जो पहला फैक्टर ये हो गया कि जो मॉलिक्यूल में एटम्स हैं उनका मास क्या है, दूसरी चीज़ बॉन्ड्स का स्ट्रेंथ क्या है, और तीसरी चीज़ ये जो एटम्स हैं इन एटम्स का मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या क्या अरेंजमेंट है। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर ये वाइब्रेशनल एनर्जी डिपेंड करती है। अब हम ये देख सकते हैं कि जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर वो रिजिडली और वेरी टाइटली हेल्ड नहीं रहते, अपने लोकेशन पर तो रहते हैं बट दे वाइब्रेट और मूव एट देयर प्लेस ओनली। तो जो मॉलिक्यूल है उसको हम बोल सकते हैं कि वो बॉल्स है अलग अलग साइज के, और वो बंधे हुए हैं विद द स्प्रिंग ऑफ वेरिंग स्ट्रेंथ्स। तो ये जो हमारा राइट साइड में डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में बोल सकते हैं कि जो एटम्स हैं वो बॉल्स की तरह हैं और वो स्ट्रिंग से इस तरह से बंधे हुए हैं। तो मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर जो बॉल और स्प्रिंग्स जो है वो एटम्स एंड केमिकल्स बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इंफ्रारेड लाइट पास करते हैं किसी भी एक सैंपल से, दैट मीन्स मटेरियल से, तो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। अब वाइब्रेशंस की बात करें तो फंडामेंटल वाइब्रेशन जो है वो 2 टाइप की होती हैं। फंडामेंटल वाइब्रेशन में जो पहली टाइप की वाइब्रेशन है दैट इज स्ट्रेचिंग। अब स्ट्रेचिंग के अगर बारे में बात करें तो स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स जो है वो चेंज होता है, वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, बट एटम जो है सेम बॉन्ड एक्सिस पे रहता है। दैट मीन्स कि अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं,
तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है। तो ये एटम और ये एटम आपस में बंधा हुआ है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन दोनों का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ये यहाँ से इधर तक जाएगा, स्ट्रेच होगा एंड डी स्ट्रेच होगा अंदर। सिमिलरली ये भी बाहर की तरफ स्ट्रेच होगा एंड वापस अंदर की तरफ जाएगा। तो ये स्ट्रेचिंग और अंदर डी स्ट्रेचिंग हो रही है, बढ़ रहा है और कम हो रहा है। ठीक है, दिस वॉज द स्ट्रेचिंग। अब बेंडिंग, अब इसमें अगर मैं सेकेंड टाइप की बात करूं तो सेकेंड टाइप इज बेंडिंग। अब बेंडिंग में क्या होता है कि जो पोजीशन ऑफ एटम चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल बॉन्ड एक्सेस। दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो सेकेंड पिक्चर है, इस पिक्चर में ये जो है, इसमें जो एटम है, एटम की पोजीशन चेंज हो रही है इस तरफ और इस एटम की पोजीशन चेंज हो रही है इस तरफ। तो ये बेंडिंग हो रही है। तो ये इस तरफ जा रहा है और लेफ्ट वाला इस तरफ, राइट वाला लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट वाला राइट की तरफ जा रहा है। तो दिस इज द बेंडिंग। अब हमको पता है कि स्ट्रेचिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी की, अगर एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं तो स्प्रिंग के एग्जांपल में स्ट्रेचिंग जो है उसके लिए हमको क्या है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन कंपैरिजन टू बेंडिंग। अगर उसको बेंड करें तो आसानी से हो जाती है, बस स्ट्रेच करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है, दैट मीन्स हाई एनर्जी, और जो बेंडिंग होता है वो उसमें सेम बॉन्ड में जो बेंडिंग है उसमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट या कम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वेरियस स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन जो होती है किसी भी बॉन्ड की, वो एक सर्टेन क्वांटाइज्ड फ्रीक्वेंसी पर ही होती है एंड दोज फ्रीक्वेंसीज आर फिक्स्ड। जब इंफ्रारेड रेडिएशन पास की जाती है सब्सटेंस से तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और जो एम्पलीट्यूड है उस वाइब्रेशन का वो इंक्रीज हो जाता है। ऑब्वियसली एनर्जी एब्जॉर्ब की तो उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, जब एक्स्ट्रा एनर्जी हुई तो वाइब्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अगर मान लो वो एक्साइटेड स्टेट से मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट पे आता है, ऑब्वियसली जब वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी तो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, और जब वो हायर एनर्जी लेवल से वापस लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो उसने जो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की है बाय रोटेशन, उस एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। अब कैसे रिलीज़ करता है? बाय वेरियस फिनोमिना, दैट इज कोलिजन, रोटेशन या ट्रांसलेशन प्रोसेस। इन प्रोसेस से वो अपनी एनर्जी रिलीज़ कर देता है और उस वजह से जो टेम्परेचर है सैंपल का वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी रिलीज़ करेगा और वो एनर्जी हमको टेम्परेचर फॉर्म में मिलेगी। अब ये तो था हमारा क्या, फंडामेंटल वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन की बात करें स्ट्रेचिंग। अब स्ट्रेचिंग भी दो टाइप की हो गई हमारे पास। दोनों टाइप में पहली टाइप की जो स्ट्रेचिंग है दैट इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एटम जो है, पर्टिकुलर एटम है इन अ मॉलिक्यूल, वो सेम डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो फर्स्ट जो पिक्चर रिप्रेजेंट करती है दैट इज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में ये वाला और ये वाला जो है बाहर की तरफ जा रहा है, सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो मूवमेंट ऑफ एटम जो है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर एटम इन अ मॉलिक्यूल इज इन द सेम डायरेक्शन बाहर की तरफ। और अगर मैं एसिमेट्रिक की बात करूं तो जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है इसमें एक एटम सेंट्रल एटम को अप्रोच करता है और दूसरा जो है बाहर की तरफ जाता है। पहले वाले में सेंटर एटम से दोनों बाहर की तरफ जा रहे थे, बट एसिमेट्रिक में एक सेंटर एटम की तरफ आता है और दूसरा सेंटर एटम से दूर जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में। अब हम लोग बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करते हैं या डीफॉर्मेशन की बात करते हैं। अब ये जो डीफॉर्मेशन है हमारे पास, उसमें बेसिकली 4 टाइप की अलग अलग डीफॉर्मेशंस आती है, जिसमें कि अगर हम बोलें कि अब ये जो 4 टाइप के बेंडिंग वाइब्रेशन है उसमें सबसे पहला जो आता है दैट इज सिजरिंग। अब सिजरिंग में 2 एटम जो है आपस एक दूसरे की तरफ अप्रोच करता है।
जैसे कि हम लोग लाइव एग्जांपल लें, सीजर्स होते हैं हमारे, सीजर्स में क्या होता है कि सीजर के जो दो एंड्स होते हैं वो कटिंग के लिए एक दूसरे के पास में आते हैं बार बार। तो ये जो पहला जो हमारा डायग्राम है, पिक्चर है, उसमें सीजर है, दैट मीन्स ये वाला आइटम अंदर आया और ये वाला आइटम भी अंदर आया, सिमिलरली जैसे कि सीजर्स में होता है। सेकेंड टाइप जो है दैट इज रैकिंग। इसमें क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ एटम जो है इन द सेम डायरेक्शन होता है, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है एटम और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। पहले वाले दोनों अंदर की तरफ आ रहे थे, ये दोनों बाहर नहीं, ये दोनों रॉकिंग में दोनों के दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं। दिस इज नॉट रैकिंग, दिस इज रॉकिंग। अब नेक्स्ट है वैगिंग। वैगिंग में क्या है कि जो दो एटम जो है वो दे विल मूव अप एंड डाउन द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। या तो दोनों ऊपर जाएंगे या दोनों नीचे की तरफ आएंगे, अप एंड डाउन मोशन करते हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मोशन करते हैं, दैट इज वैगिंग। और ट्विस्टिंग में क्या होता है कि ट्विस्ट होते हैं, मुड़ते हैं, एक एटम मूव अप द प्लेन और दूसरा जो है मूव डाउन द प्लेन। ये इस तरह से ऊपर और ये इस तरह से नीचे, तो दोनों के दोनों ट्विस्टिंग हो रही है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो चार जो टाइप थे हमारे, दिस आर टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन या डिफॉर्मेशन। अब बेंडिंग वाइब्रेशन जो है उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो बोल सकते हैं कि एट हायर वेवलेंथ या लोअर नंबर देन द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। तो बेंडिंग वाइब्रेशन जो है, बेंडिंग वाइब्रेशन रिक्वायर लेसन एनर्जी एंड हेंस अकर एट हायर वेवलेंथ। एनर्जी कम है तो हायर वेवलेंथ पे या लोअर वेवलेंथ पे अकर होते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस। नेक्स्ट है हमारा इसमें सिलेक्शन रूल्स। अब सिलेक्शन रूल्स तो बोले तो ये जो इंफ्रारेड लाइट जो होती है कब एब्जॉर्ब होती है, जब चेंज इन डायपोल कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल टेक प्लेस। अब हमने ऑलरेडी देखा कि जब डायपोल मूवमेंट में चेंज होता है तब एब्जॉर्प्शन होती है, जहाँ जिन बॉन्ड्स में नहीं होती है उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो कंप्लीट सिमेट्री जो है बॉन्ड की वो एलिमिनेट होती है, दैट विल एलिमिनेट सम एब्जॉर्प्शन बैंड्स। अब कुछ फंडामेंटल वाइब्रेशन जो है आर इंफ्रारेड एक्टिव और कुछ एक्टिव नहीं होते हैं। अब कौन से एक्टिव होते हैं कौन से एक्टिव नहीं होते, ये सिलेक्शन रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये सिलेक्शन रूल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला है कि अगर मान लो एक मॉलिक्यूल जो है उसके में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री दैट मीन्स कि एक सेंट्रल लाइन है, उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ वो सिमेट्रिक है मॉलिक्यूल, तो जो वाइब्रेशन है वो सेंट्रोसिमेट्रिक हो गया, उसका नाम हमने सेंट्रोसिमेट्रिक दे दिया। और इनएक्टिव होते हैं इंफ्रारेड में बट एक्टिव होते हैं रमन स्पेक्ट्रम। अब ये जो रमन स्पेक्ट्रम वो हम बाद में देखेंगे ऑलरेडी। तो ये देखा कि जो सेंट्रोसिमेट्रिक है इनएक्टिव इंफ्रारेड में और एक्टिव रमन में। तो वाइब्रेशन जो है जो सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होता है वो बिल्कुल ऊपर वाले का रिवर्स या ऑपोजिट होता है। इसमें क्या है, सेंट्रोसिमेट्रिक जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं इंफ्रारेड में, ऊपर वाले क्या थे, ऊपर वाले जो थे इनएक्टिव थे इंफ्रारेड में और एक्टिव थे रमन में। यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, यहाँ एक्टिव है इंफ्रारेड में बट इनएक्टिव है रमन में। ये दो सिलेक्शन रूल्स हैं। अब बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक है, सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं है, दैट मीन्स इंफ्रारेड रीजन में एक्टिव होते हैं बट इनएक्टिव इन रमन। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो मोस्ट इंफॉर्मेटिव होती है, क्योंकि इसमें से हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद हमने क्या कंसिडर किया कि वेरियर वाइब्रेशन कंसिडर किया, एक एग्जांपल उठाया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो ये जो वाइब्रेशन जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखेंगे जितने भी वाइब्रेशंस थे। अब ये जो डायग्राम है, अगर हम डायग्राम में देखें या CO2 देखें तो CO2 में हमारे पास ये जो फर्स्ट है इसमें सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही है, ये IR
इनएक्टिव है। दैट मीन्स कि ये बाहर की तरफ जा रहा है और ये भी बाहर की तरफ जा रहा है। सेकंड में एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी होती है फ्रीक्वेंसी 2350 पर, और ये भी IR इनएक्टिव होता है। ये इस तरफ की एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो गई। फिर बेंडिंग वाइब्रेशन भी होता है। ये दोनों जो है सेंट्रल मॉलिक्यूल से नीचे की तरफ और सेंटर बाहर की तरफ, या ये दोनों ऊपर की तरफ और सेंटर वाला नीचे की तरफ। दिस इज द बेंडिंग वाइब्रेशन। ये होता है वेव नंबर 667 पर। तो ये जो हमारा जो फर्स्ट वन है ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, दिस विल डू नॉट गिव राइज टू एनी चेंज इन द डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट जीरो होगा तो इट इज इंफ्रारेड इनएक्टिव, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और नेट चार्ज जो है डायपोल मूवमेंट, और इस वजह से जो है इंफ्रारेड एक्टिव है और वो 2350 पर सेंटीमीटर पे एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ है, ये जो दोनों है थर्ड एंड फोर्थ है, अगर इसके बारे में बोलें वो डीजनरेट होते हैं। अब बेंडिंग ऑफ बॉन्ड जो है मॉलिक्यूल्स में वो आइडेंटिकल है बट परपेंडिकुलर प्लेन्स में वाइब्रेट होते हैं, इसीलिए सेम पोजीशन पे होते हैं, दैट इज 667 पर सेंटीमीटर पे। तो बोल सकते हैं जो स्पेक्ट्रम है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें दो बैंड होते हैं। एक बैंड आता है हमारा ये 2350 पर सेंटीमीटर पे जो कि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आता है, और दूसरा बैंड जो है हमको 667 पे मिलता है जो कि ड्यू टू बेंडिंग वाइब्रेशन होता है। ठीक है, एक हमको यहाँ मिला और दूसरा हमको यहाँ पे मिला, दो बैंड्स मिलते हैं हमको। ठीक है, अब सिलेक्शन रूल के बाद जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स जो हैं, एब्जॉर्प्शन बैंड्स की जो इंटेंसिटी और पोजीशन है वो क्या होती है। तो इंटेंसिटी किसी भी फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन की वो डिफरेंस बिटवीन द डायपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट एंड वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट, दोनों ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट के डायपोल मूवमेंट के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी एब्जॉर्प्शन की, दैट मीन्स उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अगर मान लो डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उस केस में जो वाइब्रेशनल मोड है वो इंफ्रारेड इनएक्टिव बोला जाता है। अब इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते विद अ ग्रेटर एक्यूरेसी। तो हम इतना जानना बहुत होगा कि जो एब्जॉर्प्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है या वीक है। अगर मान लो मोस्ट इंटेंस पीक है, इट इज़ असाइंड एट इंटेंसिटी ऑफ 100%। अगर सबसे ज़्यादा इंटेंस पीक जो है वो 100% हुई तो जो रिलेटिव इंटेंसिटी है बाकी पीक्स की उसको हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन है, उसको हम लोग वेव नंबर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेव नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी और एज वेल एज एनर्जी के, प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।